बेलेनोग्लॉसिस या टंग वर्म, और आज करेंगे इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले लेते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यह ओपन या लेक्यूनर टाइप का होता है। इसके अंदर कलरलेस ब्लड पाया जाता है और इसके अंदर कलरलेस ब्लड है। सेंट्रल साइनस और हार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स या आर्टरीज और साइनसेस और कलेक्टिंग वेसल्स और वेन्स और साइनसेस इंक्लूड होते हैं। ब्लड इसमें कलरलेस होता है, जिसके अंदर वाइट कार्पसल्स पाई जाती है और इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट है सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल। ये सेंट्रल साइनस छोटा, एलोंगेटेड, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। प्रोबोसिस के अंदर पाया जाता है, बकल डाइवर्टिकुलम के जस्ट ऊपर। और इस सेंट्रल साइनस के इमीडिएटली ऊपर एक ट्रायंगुलर कॉन्ट्रैक्टाइल एपिडर्मल सैक मिलता है, जिसे कार्डियक सैक या हार्ट वेसिकल कहते हैं। ये दोनों वेसिकल्स कॉन्ट्रैक्टाइल हैं और इनकी वॉल के अंदर इनर एंडोथेलियम लेयर पाई जाती है, जो कि मसल लेयर को घेरे हुए होती है। इनकी वेंट्रल वॉल मस्कुलर होती है, रिदमिकली उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप ये सेंट्रल साइनस के अंदर रिदमिक पल्सेशन प्रोड्यूस करते हैं और वो इसके सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। देन है सेंट्रल साइनस ब्लड रिसीव करता है कलेक्टिंग वेसल्स से, जो कि पोस्टीरियर एंड पर जाकर खुलती है। और सेंट्रल साइनस में ब्लड कहाँ से आ रहा है? कलेक्टिंग वेसल से आ रहा है, और जो इसके पोस्टीरियर एंड पर आके खुलती है। और सेंट्रल साइनस से ब्लड निकल के जाता है ग्लोमेरुलर साइनस के अंदर, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलर साइनस जो है या ग्लोमेरुलस जो है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है और ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करता है। नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स या आर्टरीज और साइनसेस। ग्लोमेरुलस से ब्लड कलेक्ट करती हैं 4 वेसल्स। ये 4 वेसल्स को आर्टरीज माना जाता है, बिकॉज जो ग्लोमेरुलस में से ब्लड निकल रहा है बाहर, वो प्योर होता है। ये आर्टरीज कौन कौन सी है? सिंगल मिड डॉर्सल प्रोबेसिस आर्टरी, मिड वेंट्रल प्रोबेसिस आर्टरी और 2 इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज। जो ये फर्स्ट 2 आर्टरीज है, ये तो प्रोबेसिस को ब्लड सप्लाई करती है, और जो इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरी है, ये पीछे की तरफ जाती है, बकल डाइवर्टिकुलम के साइड से होती हुई बकल कैविटी को घेरते हुए, और इसको बोलते हैं पेरी बकल आर्टरीज। जो बकल ट्यूब के दोनों तरफ बढ़ रही है, उसको पेरी बकल आर्टरीज कहते हैं। उसके बाद में ये पेरी बकल आर्टरीज आपस में जुड़ जाती है और एक सिंगल मीडियन वेंट्रल वेसल का निर्माण करती है। ये वेंट्रल वेसल शरीर के अंतिम सिरे तक जाता है वेंट्रल मेसेंट्री के द्वारा। इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और इसके अंदर रक्त का प्रवाह पीछे की तरफ होता है, आगे से पीछे की तरफ। रास्ते के अंदर ये वेंट्रल वेसल से निकलती है एक कॉलर वेसल, जो कि कॉलर को ब्लड सप्लाई करेगी। रिंग वेसल ये सप्लाई करती है कॉलर ट्रंक सेप्टम को, और ये वेंट्रल वेसल से उत्पन्न होती है और इसको ज्वाइन करती है डॉर्सल वेसल से। और तीसरी निकलती है एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, हर गिल सेप्टम पर जाती है, वहाँ पर ये जाके बाइफर्केट हो जाती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और टंग वार्ड्स के अंदर जाती है। ये है इसका डायग्राम। ये सारी ब्रांचेस जो है रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स में जाके साइनसेस का सिस्टम बनाती है, और पूरी लंबाई के अंदर ये बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, गट वॉल को सप्लाई करती है,
नेटवर्क ऑफ साइनसेस के थ्रू। लास्ट स्टेज के अंदर कलेक्टिंग वेसल्स या वेन्स। अब ये जो बॉडी वॉल, गट वॉल, ब्रेंकियल अपरेटस है, यहाँ से रक्त इकट्ठा किया जाता है एक सिंगल मीडियन डॉर्सल वेसल के द्वारा। ये डॉर्सल वेसल नर्व कॉर्ड के नीचे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ स्थित रहती है और डॉर्सल मेजेंट्री के साथ साथ रन करती है और एनस से अग्र सिरे पर जो कॉलर स्थित है वहाँ तक आती है। इसकी भी वॉल कॉन्ट्रेक्टाइल और मस्कुलर होती है और इसमें ब्लड फ्लो आगे की तरफ होता है। वेंट्रल वेसल में आगे से पीछे की तरफ था, इसमें पीछे से आगे की तरफ होता है। कॉलर के आगे आके ये डॉर्सल वेसल डायलेट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और एक वीनस साइनस का निर्माण करती है। इस वीनस साइनस के अंदर ही लेटरल प्रोबोसिस वेन भी आके खुलती है और फिर ये ओपन होती है सेंट्रल साइनस या हार्ट के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हो गया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था सेंट्रल साइनस के जस्ट आगे की तरफ में ग्लोमेरुलस पाया जाता है या प्रोबोसिस ग्लैंड मिलती है, जो कि प्रोबोसिस सीलोम के अंदर प्रोजेक्टेड रहती है और इसके चारों तरफ ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस हैं जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है और ये क्या करता है, इसकी जो वॉल है वो एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल से बनी हुई है और इसके अंदर येलो या ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोबेबली एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं और ये ब्लड में से एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे शरीर के बाहर निकालते हैं प्रोबोसिस पोर के द्वारा। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। बैलेनोग्लोसिस में नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है और सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्मेटा से रिजेंबल करता है। प्राइमरीली इसके अंदर क्या क्या है, एपिडर्मल प्लक्सस है जिसके अंदर आती हैं तंत्री कोशिकाएं और तंत्री तंतु जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके अंदर थ्रेड लाइक प्रोसेसेस भी हैं एपिडर्मल सेल्स के जो कि नर्व नेट का निर्माण करते हैं। नर्व लेयर्स जो है वो मोटी हो जाती हैं और एक डेफिनेट स्ट्रैंड्स बनाती हैं और दो मेन नर्व कॉर्ड्स बनाती है। एक को कहते हैं मिड डॉर्सल और दूसरा है मिड वेंट्रल और ये पूरे ट्रंक की लंबाई में फैले हुए होते हैं। वेंट्रल कॉर्ड कॉलर ट्रंक सेप्टम तक पाया जाता है और यहाँ पर ये डॉर्सल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है एक सर्कुलर स्ट्रैंड के द्वारा जिसे कहते हैं सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग। वेंट्रल कॉर्ड डॉर्सल कॉर्ड से कनेक्टेड कहाँ पे है, कॉलर ट्रंक सेप्टम में एक रिंग के द्वारा जिसे सर्कमसेंट्रिक रिंग कहा जाता है। जो डॉर्सल कॉर्ड है ये आगे की तरफ एक्सटेंड होता है, प्रोबोसिस के आधार भाग पर ये एक दूसरे सर्कुलर स्ट्रैंड से कनेक्टेड रहता है, इसे कहते हैं एंटीरियर नर्व रिंग। और ये जो एंटीरियर नर्व रिंग है इससे नर्व फाइबर्स निकलते हैं और इन नर्व फाइबर्स को कहते हैं सब्सिडियरी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स ऑफ प्रोबोसिस। कॉलर रीजन के अंदर डॉर्सल कॉर्ड एपिडर्मिस को छोड़ के कॉलर सीलोम के अंदर प्रोजेक्टेड रहती है कॉलर कॉर्ड के रूप में। कॉलर कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है उसको न्यूरोसील कहते हैं और ये जो कॉलर कॉर्ड है इसको माना जाता है कि ये एनिमल का नर्वस सेंटर होता है। सॉरी। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन सिंपल और पुअरली डेवलप्ड होते हैं। इसमें क्या क्या है, कई सारी सेंसरी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ये प्रोबोसिस और कॉलर के एंटीरियर पार्ट की एपिडर्मिस में स्थित होती हैं और टच और लाइट के प्रति संवेदनशील होती है। दूसरा इसके अंदर मिलता है प्री ओरल सीलिएटेड बैंड या प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन।
ये प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन प्रोबोसिस के बेस पे अधर सतह पर पाया जाता है और ये कीमो रिसेप्टर होता है। लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस के अंदर नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, किंतु इनके अंदर विभेदन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जब गोनेड्स मैच्योर हो जाते हैं तो बॉडी वॉल से इनका जो कलर दिखाई देता है राइप गोनेड्स का, उसके बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ये गोनेड्स आहार नाल के साइड में पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रॉस के ऊपर में अरेंज्ड रहते हैं और जेनाइटल प्लूरल के अंदर अटैच्ड है ट्रंक के एंटीरियर पार्ट में। गोनेड्स का डेवलपमेंट सीलोमिक वॉल से होता है, लेकिन इनका एडल्ट में कोई कनेक्शन सीलोम से नहीं रहता है। गोनेड्स क्या है? एक थैले के समान संरचना है जिसके अंदर एक नैरो नेक या डक्ट्यूल पाई जाती है जो कि शरीर के बाहर गोनोपोर के द्वारा खुलती है। टेस्टिस और ओवरी दोनों सिमिलर होते हैं। राइप गोनेड्स के ये सारे गोनोपोर्स जो हैं वो गिल पोर्स के बाहर की तरफ एक्सटर्नली अरेंज्ड रहते हैं। ये गोनेड्स जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा आश्रित रहते हैं और इनकी सेल्स में प्रोलिफरेशन के द्वारा स्पर्म्स और ओवा प्रोड्यूस होते हैं। ये मैच्योर ओवा और स्पर्म शरीर के बाहर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। स्पर्म के अंदर राउंडेड हेड होता है और फ्लैजिला लाइक टेल पाई जाती है, लेकिन ओवा दो तरह के होते हैं। स्मॉल ओवा जो हैं उनका डायमीटर बहुत कम है, 0.06 mm है और इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वल अवस्था को टॉर्नेरिया कहते हैं। और जो बड़े ओवम हैं उनका डायमीटर 0.4 mm है और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विदाउट एनी लार्वल स्टेज और इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बेलेनोग्लॉसस कैपियंसिस के अंदर। गिलक्रिस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था और इन्होंने ये बताया कि समर के अंदर जो जुवेलाइन फेज या यंग स्टेजेस हैं, इस जो स्पीशीज़ है ये कैपियंसिस, इसके अंदर हिपैटिक सीका नहीं पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है, टेल वाला जो रीजन है वहाँ से छोटे छोटे पोर्शंस कट ऑफ हो जाते हैं और वे फिर रीजनरेट होके वयस्क का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें रीजनरेशन में क्या होता है, इनमें जो प्रोबोसिस कॉलर और कॉलर के पीसेस हैं या ट्रंक रीजन के पीसेस हैं, कोई भी छोटा पीस जो है वो रीजनरेट होके नए इंडिविजुअल का निर्माण कर लेता है। और देन डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लॉसस, इसमें फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन। ये आपको बता ही दिया था मैंने, ब्रीडिंग सीजन है मई टू जून। इसमें मैच्योर ओवा और स्पर्म जो है वो सराउंडिंग वाटर में डिस्चार्ज किए जाते हैं जहाँ इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। पहले ओवा एग मास के रूप में डिस्चार्ज होते हैं फीमेल के द्वारा अपने बरों में और उसके बाद स्पर्म डिस्चार्ज किए जाते हैं। एक बार में कितने एग्स डिस्चार्ज किए जा रहे हैं इसका नंबर काफ़ी वेरी करता है, 1 डजन से लेकर 1000 तक हो सकते हैं। नॉर्मली 100 से 300 एग्स एट ए टाइम ये शेड करते हैं। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जैसे ही ये हील करते हैं उसके 6 से 7 घंटे के बाद में होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज स्टार्ट होता है, उसको कहेंगे हम प्री लार्वल डेवलपमेंट। क्लीवेज होलोब्लास्टिक, इक्वल और रेडियल टाइप का होता है। इसके फलस्वरूप एक सॉलिड मास ऑफ सेल बनता है जिसे मॉर्यूला कहते हैं। इस मॉर्यूला के अंदर फिर ब्लास्टोमियर्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके फलस्वरूप सिंगल लेयर्ड होलो स्फेरिकल ब्लास्टुला या सीलोब्लास्टुला बनता है। इसके मध्य में एक सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं।
सेल्स इसमें मल्टीप्लाई होती रहती है, ब्लास्टोमियर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है और फर्टिलाइजेशन के 6 से 15 घंटे के बाद में ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इसके बाद बनता है ब्लास्टोमियर्स के रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ब्लास्टुला बना। उसके बाद 12 से 24 घंटे के बाद में इसमें इन्वेजिनेशन होता है और आर्केंट्रॉन का निर्माण होगा और ये शरीर के बाहर ये बाहर की तरफ एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं और ये अवस्था कहलाती है गैस्ट्रुला। अब ये गैस्ट्रुला अवस्था में क्या होता है, ये लंबा हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाता है और जो आर्केंट्रॉन बनी है, अध्यांत्र बनी है, इसके टिप से तो प्रोटोसील का निर्माण होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है आर्केंट्रॉन का, वो फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। ये प्रोटोसील फिर ट्रायंगुलर हो जाती है और इसका एक सिरा शरीर के बाहर खुलता है जिसे कहते हैं हाइड्रोपोर। तो जो प्रोटोसील है ये तो फ्यूचर प्रोबोसिस सीलोम है, जो हाइड्रोपोर है ये फ्यूचर प्रोबोसिस पोर होता है। और कॉलर और ट्रंक की सीलोम जो है वो हाइंड गट से एक सॉलिड इन्वेजिनेशन के रूप में विकसित होती है। प्रोटोसील का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है लार्वल डेवलपमेंट। प्रोटोसील के निर्माण के बाद में जो गट का इनर एंड है वो वेंट्रल साइड पर आ जाता है और एक ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, उस ओपनिंग को कहते हैं माउथ। और अब गट एलिमेंट्री कैनाल डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन शरीर के बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसे एनस कहते हैं। इस एनस का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पर कि ब्लास्टोपोर जो क्लोज हो गया था उसी पॉइंट पर एनस का निर्माण होता है। और इस वक्त एम्ब्रियो यूनिफॉर्मली सीलिएटेड रहता है और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को छोड़कर स्वतंत्र जीवी लार्वल अवस्था का निर्माण करता है और इस लार्वल अवस्था को टॉर्नेरिया कहते हैं। यह है टॉर्नेरिया लार्वा। ये अर्ली टॉर्नेरिया लार्वा, ये लेटर स्टेज के अंदर है। टॉर्नेरिया लार्वा को सबसे पहले खोज जो की थी मुलर ने की थी और इसको इन्होंने इकाइनोडर्मेटा का लार्वा माना था। 1869 के अंदर मैक्सहॉफ ने इसे बताया कि ये बेलेनोग्लॉसस की लार्वल अवस्था है। इसका नाम टॉर्नेरिया क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी हैबिट है रोटेटिंग इन सर्कल्स, रोटेट होने की। ये ओवल शेप में होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, 1 से 3 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके अंदर वेंट्रल साइड पे माउथ पाया जाता है। जैसे पूरा शरीर है, उसका जो मध्य का भाग है, इक्वेटोरियल प्लेन है, वहाँ पर वेंट्रल माउथ पाया जाता है और पीछे की तरफ इसके अंदर एनस होती है और गट डिफ्रेंशिएटेड रहती है ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में। बॉडी सरफेस पर 2 सीलियरी ब्लेंड्स पाए जाते हैं। ये जो मुड़े हुए हैं ये सीलियरी बैंड्स हैं। जो आगे की तरफ होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर सीलियरी बैंड या सर्कम ओरल बैंड और इसके सीलिया छोटे होते हैं और ये फूड को कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। जो पीछे की तरफ है उसे कहते हैं पोस्टीरियर सीलिएटेड बैंड या सर्कम एनल रिंग या टीलोट्रॉक। ये रिंग की फॉर्म में एनस के जस्ट आगे स्थित रहते हैं और इसके अंदर जो सीलिया हैं वो लंबे होते हैं, पावरफुल होते हैं और टॉर्नेरिया के लिए चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। सीलियरी वेव इन टीलोट्रॉक, क्योंकि यहाँ के सीलिया लंबा है तो यहाँ पे सीलियरी वेव पास होती है और वो टॉर्नेरिया लार्वा को कॉन्स्टेंटली रोटेट करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए हेल्प करती हैं। एंटीरियर एंड पर एपिकल प्लेट पाई जाती है जिसका निर्माण एपिडर्मल सेल्स के थिकनिंग से होता है। एपिकल प्लेट पे एक जोड़ी आई स्पॉट या ऑसिलाई पाए जाते हैं और सेंसरी सीलिया का टफ्ट होता है, इसे एपिकल टफ्ट और सीलियरी ऑफ सीलियरी ऑर्गन कहते हैं। प्रोटोसील प्रोबोसिस सीलोम बनाती है
पतली भित्ति के सैक लाइक स्ट्रक्चर है और शरीर के बाहर हाइड्रोपोर जो कि प्रोबोसिस स्पोर बनाएगा उसके द्वारा बाहर खुलती है। हाइड्रोपोर के राइट हैंड साइड पर एक पल्सेटिंग हार्ट वेसिकल डेवलप हो जाता है, ठीक है, लेटर स्टेज के अंदर डेवलप होता है ये। और कॉलर और ट्रंक सीलोम्स अपीयर इन द ओल्डर लार्वी। देन है मेटामॉर्फोसिस इन बेलेनोग्लॉसिस। लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरता है और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। कुछ समय तैरने के बाद ये टॉर्नेलिया लार्वा बॉटम में सिंक कर जाता है और मेटामॉर्फोसिस होकर एडल्ट का निर्माण करता है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान लार्वा की साइज़ बहुत अधिक कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, और इसके अंदर जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, सीलियरी ब्लेंड्स हैं, सेंसरी सीलिया, आई स्पॉट सभी खत्म हो जाते हैं। शरीर लंबा हो जाता है और डिस्टिंग्विश होता है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक के अंदर दो संकीर्णन के द्वारा, और ट्रंक रीजन बहुत अधिक लंबा हो जाता है। हाइड्रोपोर प्रोबोसिस स्पोर बनाता है। इसी के साथ साथ इसमें बकल डाइवर्टिकुलम गिल स्लिट्स अपीयर होते हैं आहार नाल की बहिर्वृद्धि के रूप में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रकट हो जाते हैं मीजोडर्म के द्वारा, और इस प्रकार लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है और ये एडल्ट लार्वा बेंथोनिक लाइफ लीड करता है। ये देखिए, ये टॉर्नेरिया लार्वा है, ये धीरे धीरे लंबा हो रहा है, ट्रंक रीजन और लंबा हो जाता है। ये है इसका असाइनमेंट। ट्रंक वर्म किसका कॉमन नेम है? बेलेनोग्लॉसिस का नर्व सेंटर कौन सा होता है? बेलेनोग्लॉसिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं? इसकी लार्वल अवस्था को क्या कहते हैं? इनमें सीलोम किस प्रकार की होती है और इसका आहार नाल, मोड ऑफ फीडिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम और डेवलपमेंट को समझाइए।